वेलकम टू बैक आरसीसी क्लासेस। आप सभी दोस्तों का मैं आरसीसी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, काफ़ी सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हमारी आपको पता है कि इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं और यहाँ पे मैंने बताया था, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। उनमें हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमने एक सेंटेंस की बात की थी। किसकी बात की थी? सेंटेंस की बात की थी। सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में हमने बात की। इसके बारे में बात की हमने, इसमें एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो वो कितने बताए थे भैया? वो आपको बताए थे, इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? SPOCA। कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसमें P की जगह आप क्या कर सकते हो? V भी कर सकते हो। ये मैंने आपको डिटेल से बताई है। इसमें मैंने बताया था कि ये क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या है? सब्जेक्ट है। P का मतलब होता है प्रेडिकेटर और V का या वर्ब, तो ये वर्ब के बारे में हमने बात की। दूसरी, ये O का मतलब होता है, बताते रहो बच्चों सभी, ऑब्जेक्ट। C का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट। और A का मतलब होता है एडवर्ब बोल सकते हो या एडजेक्टिव। ठीक है जी। एडवर्बियल भी बोलते हैं, तो एडवर्बियल में दोनों आते हैं, एडवर्ब और एडजेक्टिव। तो हमने सबसे पहले हमने ये बात कर ली थी कि भैया सब्जेक्ट रियल में क्या होता है। तो सब्जेक्ट के पूरी डिटेल में बात की थी। और जो लास्ट की क्लास है हमने सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में पूरी डिटेल आपको बताई है कि वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। आज तक 3 प्रकार की आपने सीखी, लेकिन मैंने आपको कितने प्रकार बताए? 5 प्रकार बताए, जिसमें V1, V2, V3, V4 और V5। जितने बच्चे ने मेरे से पढ़ा है तो इनके बारे में आप डिटेल से प्लीज लिख के भेजो, फटाफट लिख के भेजो। ठीक है जी, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं। तो यहाँ पे हमने इन 2 चीजों की पूरी डिटेल से बात कर रखी है। अब हम आज करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से पहचान सकते हैं। देखो भैया, पहली बात तो मैं यही बता देता हूं, क्योंकि आपकी क्लास चल रही है 0 लेवल से, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपकी जड़ है वो मजबूत हो जाएगी। आपकी जब, देखो मैंने बताया था कि कोई भी पेड़ होता है, उस पेड़ को चाहे ऊपर से आप कितना ही कुछ भी कर लो और उसमें कितना ही पानी डाल दो, ऊपर से वो हरा रह जाएगा, लेकिन जब जड़ ही उसकी मजबूत नहीं रहेगी तो आंधी तूफान आएगा तो वो गिर जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या होनी चाहिए? जड़ मजबूत होनी चाहिए। जिस प्रकार से हम एक भवन का निर्माण करते हैं, एक हाउस को बनाते हैं, तो उस समय हम उनकी नींव है वो मजबूत करते हैं या नहीं करते हैं? फटाफट आप मेरे को थंब का निशान करके भेज दो कि नींव मजबूत होनी या चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने बताया है कि ये जो चीज़ें होती हैं SPOCA, तो इनका हमें नॉलेज होना चाहिए। यदि ये नॉलेज हो गया तो लगभग आपकी जो इंग्लिश है उसके ऊपर कमांड होने लग जाएगी। तो इन दोनों के बारे में हमने बता लिया। जिन बच्चों को ये दोनों समझ में आई है, एक बार थंब का निशान करके भेजो फटाफट। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, अब बात करते हैं देखो ऑब्जेक्ट के बारे में। ये देखो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, यानी क्या कहने का मतलब होता है? यानी कोई भी सेंटेंस होता है जिसमें मैंने आपको देखो एक स्ट्रक्चर बताई थी नॉर्मल, कि कोई भी सेंटेंस आप राइट करोगे या स्पोकन में काम में लोगे या फिर आप लिसनिंग करोगे, उसको सुनोगे, तो सबसे पहले कोई भी आपके सामने इंग्लिश में ट्रांसलेशन कोई भी चीज़ को करेगा तो वो सबसे पहले किसका यूज करेगा? सब्जेक्ट का यूज करेगा। उसके बाद में मैंने बताया कि इसके बाद में वर्ब आ सकती है। क्या आ सकती है? वर्ब आ सकती है। वर्ब कोई भी आ सकती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, सेकंड भी आ सकती है, थर्ड भी आ सकती है, फोर्थ भी आ सकती है और 5 भी आ सकती है। ठीक है। इसके बाद में अदर वर्ड आता है, यानी OW का मतलब होता है अदर वर्ड। यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? यहाँ पे भैया ऑब्जेक्ट आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है?
कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है। बोलो आ सकते हैं या नहीं आ सकते? ये सब चीजें आ सकते हैं, लेकिन बात हम किसकी कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को सर कैसे पहचानेंगे, उसकी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फटाफट ले लो। हाँ जी, वेरी गुड। अब देखो ऑब्जेक्ट की पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं, तो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ये लो जी, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले जैसे मैं बताना चाहूंगा आपको स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है, ये मान लो ऑब्जेक्ट आ गया आपका, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के सेम नहीं होता ये, यानी ये हमेशा इसके विपरीत होता है। यानी ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं कहता, सब्जेक्ट के अलावा जो भी वर्ड आएगा, जो जिस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी न कह के यदि कुछ और कुछ कहा जाता है, किसी कोई तीसरे ही पर्सन के बारे में बात की जाती है, किसी तीसरे थिंग के बारे में बात की जाती है, तो वह क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम के थ्रू आपको बताता हूं। जैसे आई नो, ठीक है, तो आई क्या हो गया, यहां पे क्या हुआ है भैया, सब्जेक्ट हुआ। ये तो मैंने बता दिया कि सेंटेंस के फर्स्ट में क्या आता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, एज ए डूअर होता है, ये बताई थी। इसके बाद में एक सेंटेंस में जो एक्शन करने का कार्य करती है, तो वो क्या कहलाती है, वर्ब। तो नो क्या करती है, जानने का कार्य करती है, तो ये वर्ब हो गई। अब ये समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो पहले मैंने ये बताया कि सब्जेक्ट के अलावा कोई पर्सन होगा, कोई वस्तु होगी, तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यदि इसी के बारे में कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट। ये लो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और हमेशा एक चीज का ध्यान रहिए आपको कि SVO का हमेशा क्या बनता है, पेसिव वॉइस बनता है, ठीक है। हमेशा ही पेसिव वॉइस किसका बनता है, SVO का ही पेसिव वॉइस बनता है। अब यहां से बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, एक सेंटेंस में छोटा सा भी हो सकता है, तो एक सेंटेंस में बड़ा रूप भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, ठीक है। तो हम यहां से डिटेल से बात करने वाले हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे I saw a girl who was in red dress, ठीक है, कि यानी मैंने देखा किसको, एक लड़की को, जो किस में है, एक रेड ड्रेस में। तो सबसे पहले तो सब बच्चे ये आसानी से बता देंगे कि ये क्या है, सब्जेक्ट है। दूसरा ये क्या है, वर्ब है, देखने का कार्य हो रहा है, तो एक्शन का कार्य कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ए गर्ल, तो इसके बारे में तो कहा नहीं जा रहा, देखा है, तो ये कोई दूसरा पर्सन हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये हु वगैरह ये समझ में नहीं आ रहा आपके, ये क्या हो गया, लेकिन यहाँ से एक बड़ा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना। कोई भी सेंटेंस है, आप नोट कर सकते हो अपनी बुक में कि कोई भी सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में यदि WH वर्ड का मतलब होता है वह सभी शब्द जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, वो सब वर्ड क्या कहलाते हैं, WH फैमिली में ही होते हैं। जैसे व्हेन, वेयर, व्हाट, वेयर, ये सब क्या है, हु, होम, ये सब किसकी फैमिली के हैं, WH फैमिली के हैं। तो मैंने क्या कहा, अभी मैं एक बात बताऊंगा, आप नोट करके लिख लेना, इस चीज को हिंदी में बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करूंगा, यदि किसी सेंटेंस में WH वर्ड यदि किसी सेंटेंस के बीच में आ जाता है, तो वह WH वर्ड अपने से पहले जो वर्ड आता है उसको अपने साथ में लेके चलता है। यानी कहने का मतलब है, ये WH वर्ड किसी सेंटेंस के बीच में आया है, तो ये अपने से पहले वर्ड को अपने साथ में लेके चलता है। तो ये यहाँ तक फुल स्टॉप तक ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बोलो बात समझ में आई क्या, नहीं समझ में आई कई बच्चों की? दोबारा सुनो, WH वर्ड यदि सेंटेंस के फर्स्ट में आ जाता है,
तो ये एज ए प्रोनाउन का यूज होता है या एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। लेकिन वही WH वर्ड यदि सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो वह क्या करता है, वो नहीं तो सब्जेक्ट का काम करता है और न ही क्या करता है, वो एक प्रोनाउन का यूज होता है। वहाँ पे वो क्या करता है, वहाँ पे जो अपने से पहले वाला वर्ड है उसको और अपने वाले बाद वाले वर्ड को एक साथ में कनेक्ट करने का कार्य करता है। आई क्या बात समझ में? तो यहाँ से ए गर्ल हु वॉज इन रेड ड्रेस, ये पूरे का पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आई क्या बात समझ में? तो ऑब्जेक्ट छोटा भी बड़ा भी हो गया। अब ये एक छोटा सा भी हो सकता है, वो देखना कैसे। जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूं कि ए गर्ल हु वॉज इन रेड ड्रेस is my sister. He was a girl in red, a girl who was in red dress is my sister. तो ठीक है, तो यहाँ WH वर्ड है, ये शुरू में नहीं आ रहा है, ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो ये अपने से पहले वाले वर्ड को साथ में लेके चलेगा और कहाँ तक लेके चलेगा, हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब आती है उसके तक लेके चलेगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया भैया, सब्जेक्ट हुआ या नहीं हुआ। अब इसके बाद में इज है, तो ये किसका काम कर रहा है, वर्ब का कार्य कर रहा है। और ये क्या हो गया, आप इसको ऑब्जेक्ट मत बोल देना, ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट कैसे है ये मैं थोड़ा सा बाद में भी बताऊंगा, और थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि सब्जेक्ट के बारे में ही कोई बात की जाती है, सब्जेक्ट के ही लिए कोई वर्ड आता है तो, या फिर इनका एक दूसरे से संबंध होता है, इसका इससे संबंध होता है और इसका इससे संबंध होता है, तो ये संबंध वाला क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। और SVO का क्या बनता है, आपको अभी बताया पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन SVC का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इस बात का भी आपको थोड़ा ध्यान रहे, ठीक है। यहां तक की बात आई क्या समझ में, कि क्या मैंने क्या बताया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये छोटा भी हो सकता है तो बड़ा भी हो सकता है। आई क्या बात समझ में? तो यहां तक कि आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक सेंटेंस में क्या हो सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। बोलो आते हैं या नहीं आते हैं? एक सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। आप जब छोटे थे तो सर ने बोला होगा आपको, और 100% बताया होगा सर ने, कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपको वहाँ पे समझ में नहीं आया होगा और आपने पूछा भी नहीं होगा। कई बच्चे तो पूछ लिए होता है, लेकिन कई बच्चे तो अंग्रेजी के मास्टर से वैसे ही डरते हैं, तो वो बेचारे अपना काम निकालते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, जो नहीं समझ में आए आप यहाँ पूछो, मैं बताने वाला हूँ आपको, हर चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, RCC प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक छोटा ऑब्जेक्ट यानी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे सी गेव मी ए गिफ्ट, तो सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, गेव का मतलब हो गया वर्ब हो गया, मी का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ए गिफ्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपके दिमाग में थोड़ी सी घंटी बजी होगी, सर ये दो ऑब्जेक्ट क्यों लिख रहे हो, इसको एक ही कर दो। आई होगी दिमाग में तो बात आई होगी, लेकिन बच्चे ये दोनों एक नहीं हो सकते, ये अलग अलग होंगी। पहली बात तो ये जो मी है ये किसी पर्सन के लिए यूज हुआ है, और एक गिफ्ट है कोई वस्तु होगी, तो पर्सन और एक वस्तु या थिंग दोनों एक हो सकते हैं क्या? बोलो हो सकते हैं क्या? हाँ नहीं हो सकते, वेरी गुड। तो दोनों के लिए अलग अलग होगा या नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अब देखो इसमें मैंने कहा था कि एक सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो एक होगा उसमें इनडायरेक्ट और दूसरा होगा डायरेक्ट। तो अब ये समझ में नहीं आता कि सर ये डायरेक्ट कौन सा होगा, इनडायरेक्ट कौन सा होगा। समझना आप, यहां से देखना, सी गेव ए गिफ्ट मी। अब यहां से बात करते हैं जो रिसीव करता है, ठीक है। अब जो रिसीव करता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट, और जो दिया जाता है वो क्या होता है, डायरेक्ट। ये रिसीवर क्या होता है, इनडायरेक्ट, और देने वाली जो वस्तु होती है वो होती है डायरेक्ट। तो प्राप्त करने वाला रिसीवर कौन है,
मी, तो ये क्या होगा इनडायरेक्ट, और देने वाली ये जो गिफ्ट है ये क्या हो गई डायरेक्ट। बोलो आई क्या बात समझ में। यानी जो कोई किसी सेंटेंस में रिसीवर का कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा इनडायरेक्ट, और जो देने वाली कोई भी वस्तु होती है वो क्या कहलाएगी डायरेक्ट। जैसे सरला गेव मी ए शर्ट, तो शर्ट क्या हो गया डायरेक्ट और मी क्या हो गया इनडायरेक्ट। सी गेव मी ए किक, सी गेव, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि यहाँ से जो रिसीव करने का कार्य करेगा वो इनडायरेक्ट होगा और जो देने वाली वस्तु होगी वो डायरेक्ट होगी। तो इन दोनों बातों में आपको पता चला या नहीं चला मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा बताओ। ऑब्जेक्ट के बारे में पता चला होगा आज की ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। अगली बात करते हैं किसकी, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले भैया स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और प्लस कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सब्जेक्ट होता है, इसी के बारे में कुछ कहा जाता है, यानी सब्जेक्ट ये कॉम्प्लीमेंट होता है, ये सब्जेक्ट ही होता है, यानी एक दूसरे की, यानी ये सब्जेक्ट की ही क्या करता है विशेषता बताता है। जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया था, जैसे आई नो, ठीक है, दूसरा मैं यहां लिख देता हूं ठीक है, दोनों बातें लिखी। ये क्या हुआ भैया सब्जेक्ट हुआ, इसमें ये क्या हुआ सब्जेक्ट हुआ, नो क्या हो गया वर्ब हो गया, इसमें ये क्या हो गया एम है, ये आपको सबको पता है वर्ब है। अब बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम आती है। ये मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये इसके बारे में सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं है, ये कुछ अलग है, सब्जेक्ट के अलावा ये जो पर्सन या कोई वस्तु आती है तो वो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इस सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताया जाता है तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे देखना आई एम ए टीचर, तो टीचर कौन है मैं, और मैं क्या हूं टीचर हूं, दोनों का एक दूसरे का रिलेशन होता है, वह क्या कहलाता है कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे आई बिकम ए डॉक्टर, तो मैं क्या बन गया डॉक्टर बन गया, तो डॉक्टर कौन बना मैं बना, मैं क्या बन गया डॉक्टर बन गया। तो जो सब्जेक्ट के बारे में ही कोई चीज आ जाती है आगे, किसी कोई वस्तु के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, या वो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, उसी के बारे में आगे बताया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और आपको मैंने अभी बताया था कि SVC है, इसका क्या नहीं बनाते हैं पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, लेकिन हमने तो बचपन में बना दी थी। चाहे हमें कुछ भी दिया है और हमें यदि पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहा है तो हमने तो बना दी भैया, बनाई या नहीं बनाई, वेरी गुड। हाँ जी, तो ये समझ में आई या बात नहीं आई, आपको धीरे धीरे हर चीज समझ में आएगी, तो लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। अब इसके बाद में बात करते हैं कि जो एडजेक्टिव क्या होता है। छोटी छोटी बातें हैं, ये आप समझ लो। आप एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव होता है, देखो इसमें एडजेक्टिव होता है, लिखेंगे तो डी को, लेकिन ये बोलेंगे तब ये डी साइलेंट हो जाता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो जो ये एडजेक्टिव है ये किसकी विशेषता बताती है भैया, ये दो चीजों की बताती है, एक तो बताती है ये नाउन की और दूसरी बताती है प्रोनाउन की। किस किस की बताती है, नाउन और प्रोनाउन की जो वर्ड होता है, जो विशेषता बताता है उसकी, तो वो क्या कहलाता है एडजेक्टिव कहलाता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे सर कैसे है वो बताओ आप, वो देखना। मधु इज ब्यूटीफुल गर्ल, मधु इज ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है जी, ये सॉरी यहां पे थोड़ा सा और कर लेते हैं। मधु इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहां भैया देखो मधु है,
तो इसका ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ए है तो ए भी क्या है, ये आर्टिकल है। आपको पता है ए एंड द ये क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। ये लो जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में ब्यूटीफुल है, ये सोच लो कि हमें नहीं पता है ब्यूटीफुल क्या है, लेकिन गर्ल है तो ये गर्ल को तो आप बता सकते हो ये क्या है, नाउन है। यानी हर किसी के नाम को क्या कह सकते हो, नाउन कह सकते हो। ये मैंने आपको बताई। तो अब मैंने ये बताया कि ये ब्यूटीफुल का हमें पता ही नहीं है कि ब्यूटीफुल क्या चीज़ है, तो हमें तो केवल मैंने ये नहीं कहा कि आपको रटना है, कभी रटना नहीं है, आपको समझना है कि ये कैसे होगा। अब मेरे को यहाँ से समझना, देखो ब्यूटीफुल कौन, लड़की, लड़की कैसी, ब्यूटीफुल, यानी सुंदर कौन है, लड़की है, लड़की कैसी है, सुंदर है। तो ये इस नाउन की विशेषता बता रही है या नहीं बता रही, और जो नाउन की विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। बोलो बात आई क्या, समझ में नहीं आई, यहां तक की आई होगी। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है ये नाउन और प्रोनाउन की क्या बताती है, विशेषता बताती है। तो इस प्रकार से, जैसे अभी इसके बाद में बात कर लेते हैं, साथ साथ में बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं अगली, एडवर्ब। ये एडवर्ब क्या होता है, तो एडवर्ब क्या बताता है, इसके बारे में बात करूं। ये पहले तो विशेषता बताता है किसकी, वर्ब की विशेषता बताता है, साथ साथ में ये किसकी बताता है, एडवर्ब की भी बता सकता है। ये किसकी बता सकता है, एडजेक्टिव की बता सकता है। ये किसकी बता सकता है, फ्रेज की बताता है। ये किसकी बता सकता है, क्लाज की बता सकता है। और किसकी बता सकता है, सेंटेंस की बता सकता है। यानी ये विशेषता हर एक आदमी की बता, एक केवल दो की नहीं बताएगा, नाउन और प्रोनाउन की नहीं बताएगा। बाकी ये वर्ब की बताता है, एडजेक्टिव खुद की बताता है, एडजेक्टिव की बताता है, फ्रेज की बताता है, क्लाज की बताता है, और पूरे सेंटेंस की भी ये विशेषता बताता है। कौन बताता है, एडवर्ब। जैसे सर इसको भी हमें निकालना बताओ आप, मैं निकालना ही सिखाऊंगा बच्चे, कभी भी मैं आपको रटने के लिए नहीं कहूँगा। तो जैसे यहाँ से बात करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। यही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, देखना आप। जैसे मधु इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। अब देखो ये क्या है भैया, सब्जेक्ट है, इज क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, ठीक है। वेरी पता नहीं है हमें, क्योंकि एक बार नहीं पता है तो नहीं पता है। अब हमें तो निकालना आना चाहिए, सबसे मेन पॉइंट होता है निकालना हर चीज को, रटना नहीं है। क्योंकि रटेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि एडजेक्टिव भी होते हैं तो एडवर्ब भी होते हैं, लेकिन हमें निकालना आना चाहिए। ब्यूटीफुल का एक बार मान लो, सपोज कर लो कि नहीं पता। गर्ल क्या होता है, नाउन होता है, इस बात का आपको पता चल गया। अब मेरे को बताओ, अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, वेरी का मतलब होता है बहुत, यानी बहुत के सुंदर, सुंदर कैसी है, बहुत, ऐसे हो रहा है। अब देखो ये क्या है, ब्यूटीफुल सुंदर है, तो सुंदर कौन है भाई, लड़की है, और लड़की कैसी है, सुंदर है। तो नाउन की विशेषता बताने वाला कौन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये तो मैंने बता दिया। अब मेरी सुनो, बहुत लड़की है, लड़की बहुत है, बैठ रहा है क्या संबंध, नहीं बैठ रहा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बहुत कैसी है, सुंदर है, सुंदर कितनी का है, बहुत है। तो इन दोनों का मैच होगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो ये एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आया या नहीं आया, एक बार फटाफट आप थंब का निशान करके भेजो। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। जिस बच्चे को नहीं समझ में आएगा वो मेरे को बोलना, ताकि मैं और भी आपको अच्छी तरीके से और बता पाऊँ। ठीक है जी, ये आपको यहाँ तक कि आपको पता चला कि क्या क्या होता है, क्या नहीं होता। तो आपको किस किस की नॉलेज हो गया, आपको SVOCA इनका आपको फुल डिटेल से क्या हो गया, नॉलेज हो गया। अब मैंने लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एक क्या होता है, अल्फाबेट। अब अल्फाबेट उससे बड़ा क्या होता है, वर्ड, और वर्ड से बड़ा क्या होता है, सेंटेंस। यही तो होता है। अब देखना, मैंने कहा था कि अल्फाबेट क्या होता है बच्चे, कि अल्फाबेट मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं, बताओ फटाफट।
अल्फ़ाबेट इंग्लिश में केवल एक होता है। वेरी गुड वेरी गुड, अल्फ़ाबेट एक होता है, लेकिन इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं? लेटर होते हैं 26। कितने होते हैं? 26। तो अल्फ़ाबेट भैया एक होता है। लेकिन कई बच्चे बोलेंगे सर हमने तो अल्फ़ाबेट 26 सीखे हैं। तो भैया देखो ABCD इस तरह से हमने यहाँ से लेके XYZ तक हमने पढ़ा है। तो ये जो पूरा का पूरा समूह है इसी को क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। लेकिन आप बोल देते हो BDCXZ, ये क्या है? ये भैया क्या है? ये लेटर है। इस बारे में पता चला ना आपको? ये भी क्वेश्चन आया हुआ आपके कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26। ये पहले ही दे देता है अगला 26, 5 या फिर 21 या फिर 1। तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। अब बात करते हैं कि अल्फ़ाबेट होते हैं, इनसे मिलके ही क्या बनता है? यानी अल्फ़ाबेट है, ये लेटर है, लेटर से मिलके क्या बनता है? वर्ड बनता है। ठीक है, यहां तक की बात सीखते हैं। अब देखो कोई भी वर्ड बनता है, वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी दो वर्ड जो दो लेटर आपस में मिलके कोई मीनिंग देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। लेकिन आज से एक नई चीज सीखना, यानी कोई भी दो लेटर मिल सकते हैं, लेकिन उनमें से एक तो क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और प्लस एक क्या होना चाहिए? वॉवल होना चाहिए। ये दोनों मिलके दो क्या दे देते हैं? लेटर एक साथ में जुड़ जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। और इसका भी क्या मिलना चाहिए? मीनिंग निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? मीनिंग निकलना चाहिए। यानी मीनिंग का मतलब होता है अर्थ निकलना चाहिए। अब जैसे आप ये कर देते हो, जैसे ए कर देते हो आप, तो दो वावल को आपने एक साथ कर दिया तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, तो ये कोई मतलब नहीं है। दो जैसे आप कर देते हो ए और मतलब डी कर देते हो, ए डी, ये क्या हो गया? कोई मतलब नहीं होता। अब इनका भी क्या मतलब होना चाहिए? कम से कम दो लेटर, जो कि कम से कम एक तो क्या हो? वावल हो, और एक क्या हो? कॉन्सोनेंट और वावल एक एक हो, और दोनों मिलके क्या करते हैं? एक शर्त पूरी होनी चाहिए, कोई मीनिंग देते हैं। कम से कम दो लेटर होने चाहिए एक इसको, एक वर्ड को बनने के लिए, और उनका भी क्या होना चाहिए? मीनिंग निकलना चाहिए। तभी जाके आप उसको क्या कह सकते हो? एक वर्ड कह सकते हो। आई क्या बात समझ में? तो कम से कम एक कॉन्सोनेंट और कम से कम एक वावल होना जरूरी है। अब मेरे को ये बताओ कि जो सॉरी ये अल्फ़ाबेट है, इस अल्फ़ाबेट में मेरे को ये बताओ कि कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है और इसमें वावल की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है वावल की संख्या भैया? तो कॉन्सोनेंट की संख्या होती है 21। वेरी गुड वेरी गुड। और वावल की संख्या होती है 5। तो ये बात तो आपको बचपन से ही पता होगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। तो कम से कम कितने वर्ड होने, कितने लेटर साथ में आएंगे? दो, जिसमें एक तो कॉन्सोनेंट होगा और एक वावल होगा। तो दोनों मिलके कोई अर्थ देंगे तो ही क्या कहलाएगा? एक वर्ड कहलाएगा। आई बात समझ में? दूसरी बात यहां से मैं बता देता हूं कि इंग्लिश की दुनिया में 3 लेटर ऐसे हैं जिनको आप क्या कह सकते हो? वर्ड कह सकते हो। इंग्लिश की दुनिया में कितने लेटर हैं? 3 लेटर हैं जिनको आप वर्ड कह सकते हो। और वो कौन कौन से हैं भैया? ध्यान देना, वो उसमें एक तो आता है ए, दूसरा आता है आई, और तीसरा आता है ओ। ठीक है, तो इनका सर आप इनको वर्ड कैसे कह सकते हो? मैंने कहा जिनका अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, तो ए का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी में होता है एक, और आई का मतलब होता है मैं, और ओ का मतलब होता है किसी को संबोधित करना। जैसे आपने 10th या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है तो वहाँ तक आपने कोई पोइम वगैरह पढ़ी होगी, तो वहाँ जैसे शेक्सपियर वगैरह है या कोई भी है, वहाँ विलियम ब्लेक है, बहुत सारे जो आपके राइटर हैं वो एक पोइम लिखते हैं, तो वहाँ लिखते हैं ओ माई फ्रेंड। तो ओ माई फ्रेंड, तो यहाँ संकेत करने वाला वर्ड है, तो संकेत दे रहा है, तो जहाँ पे अर्थ निकल रहा है। ये तो इस इंग्लिश की दुनिया में ये 3 क्या है? लेटर हैं जिनको आप क्या कह सकते हो? वर्ड कह सकते हो। बोलो समझ में आई या बात नहीं आई? तो वर्ड के बारे में आपको पता चला या नहीं पता चला? एक बार आप फटाफट इसका क्या करो? स्क्रीनशॉट लो।
ले लिया होगा आपने। हाँ जी, तो यहाँ तक ये मैंने बताया आपको कि ये वर्ड भी होता है, इस वर्ड के बारे में पूरी डिटेल बताई। दूसरे भैया देखो, जैसे मैं बता देता हूँ, एक लिख देता हूँ फादर इन लॉ। क्या लिख दिया? फादर इन लॉ। देखो यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब ये क्या है, जैसे मैंने ये बता दिया फादर इन लॉ, तो इसका मतलब तीनों का ही मतलब क्या होता है? ससुर। ठीक है, ये थोड़ी होता है कि फादर का स इन लो ससुर, ऐसे थोड़ी होता है। ये क्या होता है, इन तो ये जो तीन हैं एक साथ वर्ड मिलके जो बनते हैं इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। तो ये तीन वर्ड एक साथ में मिलके क्या कर रहे हैं? आपको अर्थ दे रहे हैं, एक साथ में आ रहे हैं, कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। और एक साथ अर्थ देंगे तो इसको क्या कहते हैं? ससुर। तो दो तीन वर्ड भी एक साथ में आके एक ही अर्थ दे सकते हैं। ठीक है, यहां तक कि आपको वर्ड के बारे में भी आपको पता चली होगी। तो थैंक यू वेरी मच। और आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम दूंगा, यहीं पे स्टॉप करता हूं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और इस जो चैनल है आरसीसी यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो नए बच्चे हैं इसको सब्सक्राइब करो। और साथ साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करो। और जितने भी नए बच्चे हैं वो इसको क्या करो, एक बार सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।